हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किया था। उसका मेन पर्पस क्या था? टू सिंथेसाइज हैप्लॉइड गैमीट या मेल गैमीट, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बोलते हैं। तो वो प्रोसेस जिससे हमारा हैप्लॉइड गैमीट प्रोड्यूस होगा उसे हम क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्कोपिक, आप माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हो। एंड फंक्शनल, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक्टिव होना चाहिए। फंक्शनल मेल गैमीट, जिसे हम स्पर्मेटोजोआ बोले या स्पर्म बोले, उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोल रहे हैं। जेनेसिस मीन्स सिंथेसिस, स्पर्मेटो मीन्स स्पर्म हैप्लॉइड गैमीट। तो ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, दो स्टेजेस में होएगा। सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड क्या है? ये इनएक्टिव होता है, मतलब इसके पास एक्टिवेशन नहीं है, लेकिन हैप्लॉइड हो चुका है ये। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। और दूसरा स्टेप है हमारा स्पर्मियोजेनेसिस। तो अब हम इन दोनों स्टेप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है हमारा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, ये 3 फेजेस में होएगा। 3 स्टेजेस आती हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहला है मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब इंक्रीज इन नंबर, 1, 2, 4, 8 ऐसे नंबर क्या है? बढ़ते रहना। उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेटिव फेज। तो मल्टीप्लिकेशन सेल्स की कैसे होती है बच्चे? बाय दी माइटोटिक डिवीजन। इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। इक्वेशनल डिवीजन। तो किसी भी सेल की मल्टीप्लिकेशन किसकी हेल्प से होगी? माइटोटिक डिवीजन। तो ये माइटोटिक डिवीजन कहाँ होएगी बच्चे? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की आउटर कवरिंग होती है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? जर्मिनल इपिथीलियम्स बोल रहे हैं। उस जर्मिनल इपिथीलियम में हमने स्पर्मेटोजोअन सेल्स पढ़े थे, या हम क्या बोलेंगे उन्हें? प्राइमोडियल जर्म सेल। उनके अंदर माइटोटिक डिवीजन होएगी ताकि वो बहुत सारे सेल्स प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो वो जो बहुत सारे सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं कहाँ से? जर्मिनल इपिथीलियम सेल से। उन सेल्स को हम क्या करेंगे? लार्ज इन नंबर है, ये मैं 1 से 2 बनाकर दिखा रही हूं, लेकिन ये ह्यूज इन नंबर है। क्या कहलाया जाएगा? स्पर्मेटोगोनिया। तो मल्टीप्लिकेटिव फेज से जो सेल बनेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है। दूसरी जो स्टेज है हमारी ग्रोथ फेज। ग्रोथ का मतलब बढ़ना, इंक्रीज इन साइज। तो साइज में चीज जब बढ़ेगी मतलब उसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ रहा है, सेल का नंबर नहीं बढ़ेगा। तो उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ फेज। तो जो स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस हुए थे फ्रॉम द मल्टीप्लिकेटिव फेज, दे इंक्रीज इन साइज, मतलब साइटोजेनेसिस होएगा। साइटोजेनेसिस मीन साइटोप्लाज्म सिंथेसिस। साइटोप्लाज्म की सिंथेसिस हो जाएगी, इंक्रीज इन साइज। तो ग्रोथ फेज से जो हमारा सेल बनेगा उसको क्या बोल रहे हैं हम? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्यों हुआ ये? इसके अंदर बहुत सारा नरिशमेंट डिपॉजिट हो जाता है, न्यूट्रिशन बन जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तीसरी जो फेज है हमारा दैट इज मैच्योरेशन फेज। ये हमारा मेन डिसाइडिंग फेज है। मैच्योरेशन फेज में क्या होगा? मियोसिस होएगी, मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन क्या होती है? रिडक्शनल डिवीजन। गैमीटोजेनेसिस के लिए ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि गैमीटोजेनेसिस में हमारे कैसे सेल्स बनते हैं बच्चे? हैप्लॉइड नेचर के, जिनमें क्रोमोसोम नंबर क्या आता है? आधा आता है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें,
46 क्रोमोसोम होंगे। तो यहाँ पर प्राइमोडियल जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इन सब के अंदर क्या आ रहा है, 46 क्रोमोसोम है, डिप्लॉयड है हम। तो यहाँ से जो आपका हैप्लॉयड गैमीट बनेगा, इट हैज 23 क्रोमोसोम नंबर। तो रिडक्शन हो गई है, आधे हो गए हैं, तो कौन सी डिवीजन हो रही है, मियोसिस। कौन सी डिवीजन हो रही है, मियोसिस हो रही है। तो मियोसिस से जो पहला, अब मियोसिस हमने 11th में पढ़ी थी, 2 स्टेजेस में होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 से जो सेल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पर देखो बच्चे 2n नेचर चला आ रहा था, लेकिन मियोसिस 1 होते ही ये क्या बन गए हमारे, हैप्लॉयड नेचर के। तो कई बार क्वेश्चन आता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का नेचर क्या होगा, हैप्लॉयड या डिप्लॉयड, हैप्लॉयड होगा, क्योंकि इट इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस से हुआ है। ठीक है, सेकेंड मियोसिक डिवीजन से क्या होगा, हमारे 4 हैप्लॉयड गैमीट्स बन जाएंगे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड। क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिड। तो मियोसिस से एक सेल से कितने बन रहे हैं बच्चे, 4। ऐसे प्राइमोडियल जर्म सेल हमारे बहुत सारे हैं। तो हमारा मेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज इन नंबर। ठीक है, तो अब हमने देखा कि ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूअसली हो रहा है, कब, आफ्टर अटेनिंग प्यूबेरिटी। प्यूबेरिटी आने के बाद ये प्रोसेस मेल बॉडी में होगा। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है बच्चे, ये कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस नेचर है भी। कहीं पर भी प्यूबेरिटी के बाद कहीं पर भी ऐसी स्टेज नहीं आएगी कि यहाँ पर अब ये रुक गया है। जैसे ही प्यूबेरिटी 13 या 16 की एज आ जाती है, तो ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूअसली होता रहता है, कहीं पर भी स्टॉपेज नहीं है। इसलिए हम टर्म क्या करते हैं, इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस हमने किसकी करी बची, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। अब यहाँ पर जो ये स्पर्मेटिड प्रोड्यूस हो रहे हैं, दे आर राउंड इन नेचर, दे हैव नो मोबिलिटी। तो दूसरा जो मेन इवेंट है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस में, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। ये जो स्पर्मियोजेनेसिस है, ये हमारे नॉन मोटाइल कोई मूवमेंट नहीं है, राउंडेड स्पर्मेटिड, लेकिन नेचर क्या है उसका, हैप्लॉयड। क्यों, क्योंकि कैसे बना है वो, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। किस में बदल जाएगा आपका बच्चे, फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ। फंक्शनल हो जाएगा वो, उसके पास चेंजेस आ जाएंगे ताकि मोबिलिटी हो सके। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, चेंज ऑफ राउंडेड स्ट्रक्चर टू अ फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ। फंक्शनल बनाने के लिए सेल के अंदर बहुत सारी चेंजेस होते हैं। अब हमें पता है सेल के अंदर क्या है बच्चे, न्यूक्लियस है, बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, आपकी गोल्जी अपरेटस है, राइबोसोम्स है, सेंट्रियोल्स हैं। तो ये सारी ऑर्गेनेलीज हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। अब ये ऑर्गेनेलीज अपने आप को अरेंज कर लेंगी और एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बना लेंगी, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजोआ। ये स्पर्मेटोजोआ ही क्या होता है, एक्टिव। स्पर्मेटिड इज नॉट एक्टिव हैप्लॉयड। कौन होगा एक्टिव हैप्लॉयड, स्पर्मेटोजोआ। जब जितनी भी राउंडेड स्ट्रक्चर हैं वो किस में बदल जाएंगी, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर में बदल जाएंगी। तो क्या क्या चेंजेस होएगा बच्चे, एक तो न्यूक्लियस कंडेंस्ड हो जाएगा। कंडेंस मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल, उसमें बहुत सारी क्या है, बॉन्डिंग बन जाएगी। वेस्ट की जो प्रोटीन्स हैं या आपका आरएनए वगैरह सारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं। सिर्फ किस पार्ट की जरूरत है, डीएनए की जरूरत है, और वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, उनमें ज्वाइनिंग हो जाएगी। दूसरा जो ऑर्गेनेली गोल्जी बॉडी है, ये चेंज हो जाएगी एक टॉप लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलेंगे, एक्रोसोम बोलेंगे।
दूसरा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हमारा पावर हाउस ऑफ सेल है, वो वैसे तो कैसे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है और इस तरह का है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ओवल शेप स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को एक स्पाइरल अरेंजमेंट में शो कर लेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, नीबन कर्ण, नीबन कर्ण बोलेंगे। ये स्ट्रक्चर अभी हम देखेंगे। साइटोप्लाज्म की अब कोई जरूरत नहीं होगी, क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं चाहिए। ये सारा चीजें हैं, ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा सेल? अभी हमने लास्ट लेक्चर में किया था, सेमनीफेरस टिब्यूल की जर्मिनल एपिथेलियम में दो तरह के सेल्स थे। एक तो प्राइमोडियल जर्म सेल, जिससे क्या बन रहा है हमारा स्पर्मेटिड। दूसरे सेल क्या थे, सर्टोलिल सेल, जिनका काम क्या है, इस ग्रोइंग स्पर्मेटोजोआ को क्या देना, न्यूट्रिशन देना। तो ये जो स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस है बच्चे, कहाँ हो रहा है, इन सर्टोली सेल, सर्टोली सेल में हो रहा है ये प्रोसेस। ठीक है, तो ये चेंजेस हमने देखे। तो जितना भी स्पर्मेटिड था, राउंडेड स्ट्रक्चर था, बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस वो किस में हो गया, एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर में बदल गया, जिसे हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजोआ, हैप्लॉइड गैमेट। इट इज फंक्शनल। लेकिन फंक्शनल हो गया है वो, लेकिन मोटाइल नहीं है, मूवमेंट नहीं शो करता। तो मूवमेंट शो कराने के लिए क्या है, कहीं और से मूवमेंट मिलेगी। अभी हम देखते हैं। तो ये सारी चीजें, स्पर्मियोजेनेसिस कहाँ हो रही है बच्चे, इनसाइड द सर्टोलिल सेल ऑफ सेमनीफेरस टिब्यूल। ये सेमनीफेरस टिब्यूल सारा कहाँ है, टेस्टिकुलर लोब्यूल में। टेस्टिकुलर लोब्यूल कहाँ प्रेजेंट है, टेस्टिस में। तो हम बात करें, ये हमारी टेस्टिस है, यहाँ इसके बाहर क्या है, एपिडाइडमस, और ये एक कॉमन पैसेज से इसके साथ अटैच है, जिसे हम क्या बोल रहे थे, वाजा इफ्रेंशिया। अब ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं बच्चे, इसके अंदर क्या है, यहाँ पर सेमनीफेरस टिब्यूल है। अब सेमनीफेरस टिब्यूल से क्या निकलना है हमारा, स्पर्मेटोजोआ। अब सेमनीफेरस टिब्यूल की कैविटी में आने से पहले, जैसे मैं कहूँ ये मेरा सेमनीफेरस टिब्यूल है, ये क्या थे, सर्टोलिल सेल। अभी हमारा स्पर्मेटोजोआ कहाँ प्रेजेंट है, इनके अंदर। इनके अंदर से वो कहाँ आएगा, यहाँ से वो कहाँ निकलेगा, टेस्टिकुलर लोब्यूल में, और एक कॉमन पैसेज सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल से, जिन्हें हम क्या बोलते थे, रीटे टेस्टी, से ज्वाइन होकर कहाँ, एपिडाइडमस में ओपन हो जाएगा। तो ये जो सर्टोलिल सेल से बाहर आने का प्रोसेस है, किसका, स्पर्मेटोजोआ का, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। बच्चे इस टर्म और इस टर्म में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ फंक्शनल बनाना, राउंडेड स्ट्रक्चर ना होकर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बने। जबकि स्पर्मिएशन क्या है, इट इज अ रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ। कहाँ पर, इन द ल्यूमन ऑफ सेमनीफेरस टिब्यूल। कहाँ से, फ्रॉम सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल से क्या ले रहा है, ये नरिशमेंट ले रहा है। जैसे ही ये सारे प्रोसेसेस हो जाएंगे, उसने नरिशमेंट लेकर ये सारा काम कर लिया, अब वो कहाँ रिलीज हो जाएगा, सेमनीफेरस टिब्यूल में, जो आगे कहाँ होगा, टेस्टिकुलर लोब्यूल, फिर उससे कनेक्शन होकर एपिडाइडमस में खुलेगा। तो एपिडाइडमस वो पार्ट था जहां पर हम टेम्परेरी स्टोर हो रहा था हमारा स्पर्म, और उसको एक्टिवेशन मिल रही थी, मतलब मोटिलिटी, मूवमेंट आ गई। तो मूवमेंट कहाँ आ रही है बच्चे, आकर, यस, एपिडाइडमस में। तो हम क्या कह सकते हैं कि एपिडाइडमस, या हम कहें जब आपका वो इलोंगेटेड ट्यूब वाजा डिफरेंशिया से जाएगा स्पर्म, तब वो क्या हो जाएगा, मोटाइल इन नेचर। फंक्शनल है, मतलब उसके अंदर ऐसे चेंजेस हो चुके हैं जो उसको क्या है, फर्टिलिटी के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन उसको पैसेज आगे भेजने के लिए उसके पास क्या होनी चाहिए, मूवमेंट होनी चाहिए।
वो मूवमेंट कहाँ मिलेगी उसको? एपिडाइडमस और वाजा डिफरेंशिया में। ठीक है, अब हम इस हैप्लॉइड गैमीट स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है स्पर्म का? 4 पार्ट से बना हुआ है। सबसे ऊपर वाला हिस्सा ये क्या कहलाता है? हेड रीजन। फिर ये जो पतला सा हो गया है यहाँ पर, इसको छोटा सा पार्ट क्या कहलाता है? नेक रीजन। सबसे छोटा पार्ट है ये हमारा स्पर्म में। और ये इलोंगेटेड सा स्ट्रक्चर जिसे हम क्या बोलेंगे? मिडल पीस। और सबसे लंबा स्ट्रक्चर जो हमारा होता है दैट इज टेल। अब हम बात करते हैं हेड रीजन में क्या क्या प्रेजेंट है। हेड रीजन में एक तो बच्चे ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम क्या बोल रहे हैं? एक्रोसोम। अभी हमने पढ़ा था एक्रोसोम कहाँ से बना था? फ्रॉम गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी चेंज होकर क्या बना रही है? एक्रोसोम। इस एक्रोसोम में क्या है? लाइटिक एंजाइम है। लाइटिक एंजाइम्स कौन से होते हैं? जो चीजों को तोड़ते हैं। तोड़ने वाले एंजाइम्स क्या कहलाए जाएंगे? लाइटिक एंजाइम। और उसके अंदर जो मेन एंजाइम क्या है? हेलरोनीडेज। इसका काम क्या है? ये हमारा जो एग होगा, फीमेल एग की वॉल को डिग्रेड कर देगा, तोड़ देगा। क्योंकि स्पर्म ने कहाँ एंटर करना है? इनटू दी एग। एग में एंटर कर कर वहां उसने फर्टिलाइजेशन करनी है मेल गैमीट ने। तो अब एग भी क्या है? बाहर बहुत सारी कवरिंग से ढका हुआ है। तो इन एग कवरिंग को डिग्रेड करने के लिए क्या है? टिप ऑफ दी स्पर्म हैव एंजाइम्स। कौन से एंजाइम? लाइटिक एंजाइम, ताकि यहां ये अपना न्यूक्लियस छोड़ सके। तो एक्रोसोम का फंक्शन क्या है? टू पेनेट्रेट, हेल्प इन पेनेट्रेटिंग ऑफ स्पर्म इनटू दी एग। एग में पेनेट्रेट करने के लिए वो मदद करेगा। ठीक है, इसके नीचे पार्ट क्या है? हमारा न्यूक्लियस, जहां पर हमारा सारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है हमारा। यहीं से हमारा क्या जाएगा? जेनेटिक्स जाएगी मेल पार्ट से। फिर उसके बाद हमारा क्या है? नेक रीजन है, वो बहुत छोटा है। इस नेक रीजन में क्या प्रेजेंट है? सेंट्रियोल प्रेजेंट है। सेंट्रियोल दो है, एक ये और एक 90 डिग्री। एक ऐसे प्रेजेंट है, मतलब इस तरीके से प्रेजेंट है ये, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो ये जो ऊपर वाला सेंट्रियोल है इसको हम डिस्टल सेंट्रियोल बोलते हैं, ऊपर की तरफ। और ये जो 90 डिग्री के एंगल बनाकर ये नीचे आ रहे हैं इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। तो नेक रीजन में सिर्फ सेंट्रियोल प्रेजेंट है। मिडल पीस में क्या है? अभी हमने देखा था स्पर्मियोजेनेसिस में क्या हुआ था? आपका माइटोकॉन्ड्रिया स्पायरली अरेंज हो गया था। इस स्पायरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? नेबरकेन। तो नेबरकेन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया से बना हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। तो जब आपका स्पर्म मूवमेंट शो कर रहा है, मूव कर रहा है, तो मूव कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको वो कहाँ से आएगी? माइटोकॉन्ड्रिया से आएगी। नेबरकेन जो कहाँ पर प्रेजेंट है? आपके मिडल पीस में। फोर्थ पार्ट है हमारे स्पर्म का, दैट इज टेल। ये टोटली किससे बना हुआ है? साइटोप्लाज्म से बना हुआ है। साइटोप्लाज्म सारा कंडेंस होकर कौन से रीजन में आ गया है? टेल रीजन में आ गया है। और इस टेल रीजन के एंड पार्ट में किसी भी तरह की साइटोप्लाज्मिक शीट नहीं प्रेजेंट होगी। ये सिर्फ थ्रेड सा जा रहा है। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एंड पीस। तो हम क्या कह सकते हैं? एंड पीस इट इज अ पार्ट ऑफ टेल लैक साइटोप्लाज्मिक शीट। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा सारा साइटोप्लाज्म कहाँ कंडेंस्ड होकर आ गया? टेल रीजन में। तो जब कोई स्ट्रक्चर हमारा राउंडेड स्ट्रक्चर इस इलोंगेटेड स्ट्रक्चर में बदल रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? स्पर्मियोजेनेसिस।
स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस कहाँ होगा, सर्टोलिल सेल से। जब ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बन गया तो सर्टोलिल सेल से फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ जब बाहर आ जाएंगे उसे हम क्या